हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके के सीरीज में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। खास क्यों होने वाली है? क्योंकि आज की क्लास में जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग करने वाले हैं वो सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है आपका जेपीएससी और सभी जेएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी की रेस में जीतना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी लाडली योजना जो है वो झारखंड सरकार से संबंधित है। और लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। और लक्ष्मी लाडली योजना का ध्यान में रखिएगा, लाभ किन बालिकाओं को मिलेगा? तो उन बालिकाओं को मिलेगा जो 15 नवंबर 2010 के बाद जन्म लेने वाली बालिका है, उन्हीं को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद ध्यान में रखिएगा, जब बालिका जो है वो 6वीं क्लास प्रवेश करेगी तो इन्हें 2000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद जब बालिका 9वीं क्लास में प्रवेश करेगी तो इन्हें 4000 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। उसके बाद जो है जब ये 11वीं एवं 12वीं कर रही होगी, यानी कि 12वीं प्रवेश कर रही होगी, तब इन्हें जो है वो 7500 रुपये का भुगतान इन्हें किया जाएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान। ये अभियान जो है साथियों, भारत सरकार द्वारा एक चलाई गई कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत जो है किया गया था 2001 से लेकर के 2 के बीच में किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है ये अभियान चलाया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो था साथियों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार इसमें बनाया गया है। कौन से संविधान संशोधन में अगर पूछा जाए आपसे तो ये 86वें, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन में ये निर्धारित किया गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को जो है वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एनसीसी। तो एनसीसी क्या होता है? तो साथियों, एनसीसी को बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला इसका फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉप्स जो बोला जाता है इन्हें। ठीक है, नेशनल कैडेट कॉप्स जो बोला जाता है। और इसकी नींव जो रखी गई थी साथियों, नींव कब रखी गई थी इसकी? तो ध्यान रखिएगा, 15 जुलाई 1948 को इसका नींव रखा गया था। ठीक है, किनके द्वारा ये नींव रखी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, पंडित HN कुंजरू के द्वारा जो है वो नींव रखी गई थी सबसे पहला। और एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय, क्योंकि सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है, ध्यान में रखिएगा। और बात करते हैं जो एनसीसी है, कितने तरह के डिवीजन में इसे बांटा गया है? तो इसके प्रमुखता जो है वो 4 डिवीजन में बांटा गया। कितने डिवीजन में? तो 4 डिवीजन में इसे बांटा गया है। कौन कौन से डिवीजन में? तो पहला जो बांटा गया है, 2 बॉयज के लिए बांटा गया है, ठीक है, और 2 आपका गर्ल्स के लिए जो है वो बांटा गया है। तो बॉयज में कौन कौन से आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पहला जो आ गया आपका, ध्यान रखिएगा, पहला जो है बॉयज के लिए वो जेडी कहा जाता है, जो कि आपका हो गया जूनियर डिवीजन। पहला हो गया आपका जूनियर डिवीजन। दूसरा हो जाता है आपका एसडी, जिसे हम लोग कहते हैं सीनियर डिवीजन। ठीक है, सीनियर डिवीजन। उसी प्रकार से हमारा गर्ल्स का आ गया। तो गर्ल्स में जो पहला होता है आपका वो होता है JW। तो JW में आप लोग जूनियर जो है वुमेन मत कर दीजिएगा। ठीक है, जूनियर होता है आपका, जूनियर विंग कहा जाता है इसे। ठीक है,
और दूसरा आपका होता है SW, जिसे हम लोग कहते हैं सीनियर विंग, सीनियर विंग। ठीक है, उसके बाद जो है इन लोगों को अगर सर्टिफिकेट की बात करें तो कब मिलती है एनसीसी वालों को सर्टिफिकेट, तो ध्यान रखिएगा जब 2 साल का पूरा जो है ट्रेनिंग करने के बाद इन्हें सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट कब मिलता है इन लोगों को, तो 2 साल का पूरा पूरा ट्रेनिंग करने के बाद इन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, सभी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। साथियों यहाँ पे हम बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न का जो है आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं। आपका कमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया है, सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ताना भगत आंदोलन जो हुआ था वो 1914 से लेकर के, ध्यान रखिएगा 1914 से लेकर के 1920 तक ये आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन जो है वो किस रूप में हुआ था साथियों, ध्यान में रखिएगा, ये आंदोलन जो हुआ था वो अहिंसक के रूप में हुआ था। ठीक है, ये आंदोलन का रूप अगर पूछा जाए आपसे तो अहिंसक इसका रूप था, जिसका नेतृत्व किसने किया था साथियों, नेतृत्व जो किया था वो जतरा उरांव ने इसका नेतृत्व किया था, ध्यान में रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मुंडा विद्रोह, जिसे मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। और इसका जो है वो नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। ठीक है, बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। ये विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो 1899 से लेकर के 1900 तक के बीच में किया गया था। उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद जेल में ही इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे खैरवार आंदोलन। ठीक है, तो खैरवार आंदोलन कब से कब तक लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा इनकी शुरुआत जो हुई थी वो 1874 में इसका प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो नेतृत्व ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, नेतृत्व आपका हुआ था भागीरथ मांझी के द्वारा। ठीक है, भागीरथ मांझी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और भागीरथ मांझी जो है वो तिलका मांझी का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र, तो तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी का पुत्र था कौन, तो भागीरथ मांझी जो था तिलका मांझी का पुत्र था। बात करते हैं यहाँ पे तमाड़ विद्रोह, ध्यान रखिएगा तमाड़ विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो ये विद्रोह जो हुआ था वो 1782 से लेकर के 1820 तक हुआ था। ठीक है, और किसने ये नेतृत्व किया था, इसके बारे में हम लोग फुल विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि तमाड़ विद्रोह जो हुआ था साथियों वो 6 चरण में हुआ था। ठीक है, कितने चरण में हुआ था, कुल 6 चरण में हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तमाड़ विद्रोह यहाँ पे आप लोग देखिएगा, सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह हुआ था प्रथम चरण, ध्यान में रखिएगा 1782 से 83 के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था ठाकुर भोलानाथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा चरण हुआ था 1789 में, क्योंकि यहाँ पे 5 साल का गैप मिला था। ठीक है, तो इसका नेतृत्व किया था 5 वर्षों के बाद 1789 में मुंडाओं ने विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी के नेतृत्व में ये दूसरा चरण हुआ था। इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है वो कैप्टन होगन को भेजा गया था, जो असफल रहा था। उसके बाद भेजा गया था लेफ्टिनेंट कूपर को, जो इस विद्रोह को शांत कर दिया था। उसके बाद तीसरा चरण शुरू हुआ था 94 से लेकर के 98 के बीच में। ये विद्रोह जो है तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह ने, इन्होंने ही नेतृत्व किया था। और प्रारंभ होते ही उसके बाद 1798 में कैप्टन लिमंड, ध्यान रखिएगा कैप्टन लिमंड द्वारा कई विद्रोहियों तथा कैप्टन बेन द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद यहीं पे तीसरा चरण जो वो संपन्न हो गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो ध्यान रखिएगा चौथा चरण स्टार्ट हुआ था कई सालों के बाद। तो चौथा चरण शुरू हुआ था 1807 से लेकर के 8 तक चला था। ठीक, तो 1807 ईस्वी में दुखन मानकी ने नेतृत्व में किया था इसका। उसके बाद 1808 ईस्वी में कैप्टन रफसेज ने नेतृत्व किया था, और जो कि दुखन शाही को गिरफ्तार कर लिया गया था।
किए जाने के बाद जो है ये विद्रोह जो है वो शांत पड़ गया। ठीक है, कब गिरफ्तार किया था दुखन शाही को? तो 1808 में। तो ये विद्रोह चला था आपका 1807 से लेकर के 8 तक। ठीक, उसके बाद पांचवा चरण आपका आ गया जो कि 1810 से लेकर के 12 तक चला था, जो कि जागीरदार बख्तार शाह के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया था। उसके बाद छठा चरण आ गया जो कि 19 से लेकर के 21 तक में किया गया था, जो कि प्रमुख नेता था आपका रुदन मुंडा तथा कुंटा मुंडा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तमाड़ विद्रोह तो 1782 से लेकर के 1821 तक किया गया था। क्यों किया गया था यहाँ पे आप लोग देखिएगा, हम पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किए हैं, क्योंकि 1820 में रुदन मुंडा गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद 1821 में कुंटा मुंडा गिरफ्तार हुआ था। ठीक है, तो ये विद्रोह जो है वो 21 तक चला था। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए सवाल तो 1782 से लेकर के 20 तक ही बताइएगा, क्योंकि ये जो है 21 इसका कोई ये अज्ञात है। ठीक है, ये आपका अज्ञात है, किसी किसी बुक में दिया गया है, किसी किसी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन हर एक बुक में जो लिखा गया है वो 1782 से लेकर के 1820 तक ये लिखा गया है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला। साथियों, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला जो है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन डी, गढ़वा जो है वो सबसे पश्चिमी जिला आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, गढ़वा जिला जो है वो सबसे पश्चिमी जिला है आपके झारखंड राज्य का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पूर्वी जिला, तो सबसे पूर्वी जिला की हम बात करते हैं तो पूर्वी सिंहभूम हो गया। ठीक है, सबसे पूरब में है। ठीक है, ईस्ट में क्या हो गया, सबसे ईस्ट में अगर बात करें तो पूर्वी सिंहभूम, और सबसे उत्तर में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी कि नॉर्थ में अगर हम बात करते हैं तो वो क्या आ गया आपका साहिबगंज आ गया, साहिबगंज। अगर हम दक्षिण की अगर बात करते हैं, ठीक है, आपका ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, नॉर्थ। अगर हम साउथ की बात करें, सबसे साउथ जिला झारखंड का, तो पश्चिमी सिंहभूम जो है, पश्चिमी सिंहभूम जो है आपका सबसे दक्षिण एरिया में है, आपका यही है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लातेहार जो है इसका जो है वो गठन कब किया गया था लातेहार जिला का? तो 4 अप्रैल, ध्यान में रखिएगा, 4 अप्रैल 2001 को इसका गठन किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान रखिएगा गुमला जिला का, तो इसका गठन कब किया गया था? तो 18 मई 1983 को इसका गठन किया गया था। सिमडेगा जो है इसका गठन कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 2001 को इसका गठन किया गया था। और गढ़वा जिला जो है इसका गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1991 को किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि झारखंड के उत्तर दिशा में, यानी कि आपके उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है, ठीक है, तो ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल, और आपका पूछा जाए, सॉरी, उत्तर में आपका हो गया बिहार। ठीक है, उत्तर दिशा में कौन सा हो गया? बिहार। पूरब में पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल, और वहीं दक्षिण में पूछा जाए तो उड़ीसा हो गया, और वहीं अगर हमारा पश्चिम में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये हो गया। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे साथियों लोधा जलप्रपात। कौन है? लोधा जलप्रपात। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और भारत की अगर हम बात करते हैं साथियों, भारत का तो ये 21वां स्थान पे आता है। ठीक है, भारत का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो 21वां स्थान पे है। और ये जलप्रपात जो है वो उत्तरी कोयल नदी, ध्यान में रखिएगा, लोधा जलप्रपात की हम बात करते हैं तो ये जलप्रपात जो है वो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी जो है, उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी जो है, कौन नदी है? तो बूढ़ा नदी में स्थित है। कौन सा? तो लोधा जलप्रपात ये है। और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, यानी कि हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट इसकी कितनी है? 143 मीटर है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे समुद्री तल से अगर बात करें, ठीक है, समुद्री तल से अगर इसकी ऊंचाई बात करते हैं तो 137 मीटर इसकी ऊंचाई। अगर हम फीट में अगर बात करते हैं तो 469 फीट का इसकी हाइट है। ठीक है,
ध्यान में रखिएगा। और ये लोधा जलप्रपात है जो साथियों, इसे हम लोग कहते हैं बूढ़ा घाघ भी इसे कहा जाता है। लोधा जलप्रपात को और क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बूढ़ा घाघ भी इसे कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं घाघरी जो है, घाघरी जलप्रपात। तो ये जो जलप्रपात है वो घाघरी नदी के में स्थित है, ठीक है। घाघरी नदी पर दो जलप्रपात एक्चुअली में स्थित है। पहला जो कहा जाता है वो ऊपरी घाघ जलप्रपात, और दूसरा जो है वो निचली जलप्रपात होता है, ठीक है। तो घाघरी नदी पे जो है, घाघरी नदी पर दो जलप्रपात मौजूद है, जो कि एक ऊपरी है, ठीक है, और एक आपका क्या है, तो निचली जलप्रपात है, ठीक है। ऊपरी जो जलप्रपात है वो बहुत ही छोटा जलप्रपात है, जिसकी हाइट लगभग जो है वो ध्यान में रखिएगा, इसकी हाइट बहुत ही कम है। और अगर हम बात करते हैं निचला, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, निचली जो जलप्रपात है ये आपका है 322 फुट का हाइट पे गिरता है, जो कि निचली जलप्रपात कहा जाता है, जो कि नेत्रहाट के औरंगा नदी की सहायक नदी घाघरी पर अवस्थित है, ठीक है। घाघरी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखिएगा औरंगा नदी, ये भी आप पॉइंट में ध्यान रखिएगा। औरंगा नदी की सहायक नदी है कौन, तो घाघरी नदी है, ठीक है। अब हम फाइनली बात करते हैं यहाँ पे हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू वाटरफॉल जो है ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका रांची जिला में है, जिसकी आपका जो है वो कौन से प्रखंड में है, तो आप ध्यान में रख लीजिएगा, प्रखंड भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अनगढ़ा में है, ठीक है, अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है, जो कि स्वर्ण नदी पे स्थित है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी तो ये बनाया गया है, यानी कि है ये जलप्रपात। और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 320 फुट इसकी कुल ऊंचाई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, कुनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है, राइट है। कुनार कुंड जो है वो किस जिले में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरिडीह जिले में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीरंदाजी से संबंधित है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। तो साथियों जो भी क्वेश्चन हम करेंगे ना वो फिगर के साथ करेंगे, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, जयंत तालुकदार जो है वो तीरंदाजी से संबंधित है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे पॉइंट आप लोग को दिखा देते हैं, ध्यान में रखिएगा। तालुकदार जो है वो 2004 में जूनियर विश्व कप चैंपियन में पदक जो है, रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। जब भारतीय टीम रजत पदक जीता था, कब जीता था, 2004 में, तब ये तालुकदार जो है, यानी कि जयंत तालुकदार भारतीय टीम का हिस्सा थे। उसके बाद 2006 में फीटा मेटक्सन विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था किन्होंने, तो ध्यान रखिएगा जयंत तालुकदार ने। और इस योजना में स्वर्ण जो है पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने थे, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है, उसके बाद 2006 में इन्हें दक्षिण एशिया खेलों में स्वर्ण पदक और 2006 में एशिया खेलों में टीम प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। कौन, तो ध्यान रखिएगा जयंत तालुकदार। आगे बात करते हैं, अगस्त 2006 में जयंत को तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और ये पुरस्कार इन्हें कब मिला था, तो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 2007 को मिला था, जो कि 2006 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें मिला था 2007 में। उसके बाद नवंबर 2015 में उन्होंने रिकारो मिश्रित टीम में, जो कि स्पर्धा में दीपिका कुमारी के साथ 2015 में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है, पंचायत से है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम सभा जो है साथियों, ग्राम सभा जो है आपके पंचायत सभा से जो है वो सभा पंचायत से संबंधित है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1940 में जो है साथियों रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो है वो इसकी आयोजित किया गया था, यानी कि शुरुआत किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा, कांग्रेस का जो वो 53वां अधिवेशन 1920 मार्च, उसके बाद
1940 को हजारीबाग जिला में रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में संपन्न ये हुआ था। क्या चीज़? तो कांग्रेस 53वां अधिवेशन, जो कि 1920 मार्च में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद 1940 को हजारीबाग जिला में रामगढ़ में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा 14 मार्च 1940 को गांधी जी ने रामगढ़ में खादी ग्राम उद्योग की उद्घाटन भी किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सवाल साथियों आपका जेएसएससी सीजीएल 2007 का ऑफिशियल सवाल ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। राइट है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मरंग गोल्ड नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? ये एक बुक था, सॉरी ये बुक है, जिनके लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महुआ माझी। महुआ माझी जो है आपके यहाँ पे मरंग गोल्ड नीलकंठ का जो है वो कौन है? तो आपके राइटर हैं, यानी कि लेखक है। ठीक है, ऑथर जिसको बोला जाता है। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ मरंगोड़ा नीलकंठ? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, जदोपटिया क्या है? तो जदोपटिया जो है साथियों ये एक संथाली पेंटिंग कहा जाता है इसे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथालों द्वारा ये एक चित्रकला है जो कि संथाल जनजाति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मुंडाज एंड देयर कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के ऑथर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरत चंद्र राय जो है इस बुक के लेखक है। कौन से बुक? द मुंडाज एंड देयर कंट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शरत, पूरा इनका नाम लिखा हुआ है शरत चंद्र रॉय, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड लोक सेवा आयोग की गठन कब हुआ था? यानी कि जेपीएससी जो है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2001 में। एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें साथियों तो ध्यान रखिएगा 19 जनवरी 2001 को जो है इसका गठन किया गया था। और ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ये सभी पॉइंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ना साथियों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साथियों देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं। जेपीएससी का जो प्रथम अध्यक्ष था फटिक चंद्र हेम्ब्रम। फटिक चंद्र हेम्ब्रम जो थे वो प्रथम अध्यक्ष थे जेपीएससी का। और वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें तो मेरी नीलिमा करकट्टा जो हैं वो वर्तमान में जेपीएससी के अध्यक्ष हैं। और सचिव की अगर बात करें तो हिमांशु मोहन। ठीक है, और परीक्षा नियंत्रक जो है एग्जाम वगैरह कराते हैं मोइन उद्दीन खान वर्तमान में। ये सभी आपका वर्तमान की अगर हम बात करते हैं ये वर्तमान वाला चीज़ है। ठीक है, वर्तमान में है और ये प्रथम अध्यक्ष है। साथियों एक चीज़ यहाँ पे हम ऐड ऑन कर देते हैं, झारखंड के जितने भी प्रथम हैं, ठीक है, पहला जो है उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक ऑफिशियल वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल चाहिए तो क्या करना है आपको? करना कुछ नहीं, सिर्फ आपको जो है आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें जो है वो पैदा होती है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन सी, 3 प्रकार की मुख्यतः जो है वो फसलें झारखंड में पैदा होती है। ठीक है, प्रमुख फसल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रमुख फसल कौन कौन सा है? तो पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा चावल है। ठीक, दूसरा आपका हो गया गेहूं जो आपका फिगर में लगा हुआ है। ठीक, तीसरा आपका हो गया मक्का। ये प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, अगर हम लघु की बात करते हैं, लघु फसल कौन कौन सी है झारखंड की? लघु फसल तो अरहर हो गया, ठीक है, उड़द हो गया, मूंग हो गया, ग्राम हो गया, सरसों आदि करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लघु फसलें हैं। प्रमुख बोला जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रमुख फसल चावल, गेहूं, मक्का। ठीक, और प्रमुख फसल जो पैदा होती है कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, यहाँ पे हमने ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम
क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरहुल है। क्या है? तो सरहुल ये कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, सरहुल जो झारखंड के सबसे बड़ी आदिवासी त्योहार में से एक है। ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा त्योहार में से एक है, आदिवासी त्योहार में से। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सरहुल का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करते हैं, सरहुल का अर्थ जो होता है वो साल की पूजा होता है। ठीक है, साल की पूजा इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। साल पेड़ जो होता है उसकी पूजा करना, और धरती माता को ये समर्पित होता है, ये पूजा जो किया जाता है। और नए फूल दिखाई देने पर जो है लोग गाते हैं। इस पेड़ में जो है वो नए फूल दिखाई देने के बाद जो है वो आदिवासी लोग जो है नए फूल दिखने के बाद यहाँ पे गाते नाचते हैं, जो कि देवताओं की पूजा साल के फूलों से किया जाता है। इस पेड़ जो है ये पेड़ साल का है, इसी से जो फूल आता है इन्हीं से जो है देवताओं की पूजा किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, राइट है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फसल त्यौहार जो है आपका टूसू जो है, ठीक है, ये टूसू जो है त्यौहार, टूसू पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में जो कुर्मी समुदाय के 3 प्रमुख त्यौहार में से एक है। ठीक है, टूसू जो है वो किसके लिए? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में कुर्मी समुदाय, ध्यान में रखिएगा, कुर्मी समुदाय के 3 प्रमुख त्यौहार में से एक है। और अन्य 2 जो हैं आपका, पहला अन्य 2 क्या क्या हैं? तो एक करम हो गया और दूसरा हो गया आपका वंदना। ये 3 प्रमुख जो है कुर्मी समुदाय के लिए प्रमुख त्यौहार माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छऊ को जो है दोस्तों ये झारखंड के नृत्य है, जो कि इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इसमें प्रसिद्धि मिली है। ये नृत्य शैली यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसे ही हम लोग छऊ कहते हैं। किस फिल्म में पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है वो ये फिल्म पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है। कैसे झारखंड से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है, ध्यान रखिएगा, अनुराग कश्यप द्वारा निर्मित है और निर्देशित भी किया गया है। ये जो मूवी है आपका 2012 का मूवी है, ध्यान में रखिएगा, जो कि ये 2 भागों में बांटा गया है, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 जो है। और इसे जो है कश्यप और जिशान करदारी, ध्यान रखिएगा, कश्यप और जिशान कादरी द्वारा ये फिल्म जो है वो लिखा गया था। ये फिल्म जो है धनबाद के कोयला माफिया में, ध्यान रखिएगा, धनबाद के कोयला माफिया धनबाद यहाँ पे लिखते हैं, नोट करते चलिएगा, धनबाद के कोयला माफिया पर जो है और 3 अपराधी परिवारों के बीच जो है वो इसमें जंग छिड़ी थी या संघर्ष हुआ था राजनीतिक तौर पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और उसी के प्रतिशोध पर ये आधारित है ये मूवी। कौन सा? तो गैंग्स ऑफ वासेपुर। ध्यान रखिएगा, धनबाद कोयला माफिया के जो है राजनीतिक तौर पे ये लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि प्रतिशोध पर आधारित ये फिल्म है। ठीक है, जिसमें से इस कहानी जो है, ये कहानी कब की है? तो ध्यान रखिएगा, 1941 से लेकर के 2009 तक ये जो कहानी चला था, यानी कि 68 वर्ष तक ये कहानी चला था, धनबाद कोयला माफिया वाला। ठीक है, तो इसी पे आधारित ये मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 62 है एक्चुअल में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, संविधान जो कि 114 संविधान के 114वें संशोधन में ये किया गया है। क्या किया गया है? तो संविधान के 114वें संविधान संशोधन में विधेयक ये पारित किया गया था कि 2010 यानी कि ध्यान रखिएगा, डेट आप एग्जैक्ट लिख देते हैं, 25 अगस्त 2010 को कानून और न्याय मंत्री जो है वो श्री एच वीरप्पा, यहाँ पे हम लिखते हैं श्री एच वीरप्पा मोइली
द्वारा जो है लोकसभा में ये जो है वो संविधान संशोधन पेश किया गया था, जिसके द्वारा विधेयक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित अनुच्छेद 217 और 224 में संशोधन करना चाहते थे, जो कि संविधान के अतिरिक्त और कार्यवाही न्यायाधीशों को सहित उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों को 62 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 62 वर्ष तक पद में बने रहने की अनुमति देता है। लेकिन ये विधेयक जो किया गया था 114वें संविधान संशोधन में जो विधेयक किया गया था, तो आयु सीमा को बढ़ा करके आप 65 वर्ष जो है वो कर देता है, ठीक है, 65 वर्ष तक कर देता है। लेकिन एग्जैक्ट डेट अगर एग्जैक्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा, 62 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्या कहता है कि संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2003 में इसे जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को कब फांसी दी गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1785 को जो इन्हें फांसी दे दिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया यहाँ पे 20। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो साथियों के साथ जरूर शेयर करें। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा, साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।